हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तंत्र गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब तंत्र गुण यानी कि तंत्र के गुण, किसी भी शास्त्र के गुण। तो इनको पढ़ना क्यों जरूरी है कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पहले हमें ये परीक्षा करनी होती है कि वो शास्त्र या फिर तंत्र पढ़ने के योग्य है या नहीं। तो उसके लिए आचार्यों ने कुछ गुण बताए हुए हैं, तो उन्हीं गुणों के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये शास्त्र पढ़ने योग्य है या फिर पढ़ने योग्य नहीं है। तो अध्ययन के योग्य अनेक विषय होते हैं। उन विषयों का क्रमबद्ध ज्ञान जिन ग्रंथों में निबद्ध किया गया है तथा विस्तार पूर्वक उन विषयों का विवेचन एवं प्रतिपादन जिन ग्रंथों में किया गया है तथा जिन्हें गुरुजन पठनीय एवं शिष्यों को अध्यापन योग्य समझते हैं, उन्हें शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पे शास्त्र के बारे में बताया गया है कि शास्त्र किसको कहा जाता है, जिसे गुरुजन पठनीय यानी कि स्वयं के पढ़ने के योग्य और शिष्यों को अध्यापन योग्य और शिष्यों को पढ़ाने के योग्य समझते हैं, उनको क्या है, शास्त्र कहा जाता है। जिनमें विषयों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है और जितना उनका विस्तार होना चाहिए उतने विस्तार पूर्वक उनका विवेचन होता है। तो ऐसे जो भी शास्त्र होते हैं या तंत्र होते हैं, उनको पढ़ने योग्य माना जाता है। शास्त्र का अध्ययन करने से अध्येता शिष्य में ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और उसे उस विषय में निपुणता प्राप्त होती है। शास्त्र ज्ञान के भंडार व स्रोत होते हैं, उनका जितना अधिक मंथन किया जाए उतनी ही अधिक ज्ञान राशि मंथनकर्ता को प्राप्त होती है। यानी कि जितना उनका अध्ययन किया जाए उतना ही अधिक ज्ञान अध्ययनकर्ता को प्राप्त होता है, उतनी ही ज्यादा उसके ज्ञान में अभिवृद्धि बढ़ोतरी होती है। तो ये जो शास्त्र के बारे में बताया गया है कि शास्त्र किसको कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने तंत्र के बारे में कहा है, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा च, यानी कि जिससे शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहा जाता है, जिससे शरीर की चिकित्सा की जाए उसे तंत्र कहा जाता है। आचार्य वाग्भट ने कहा है, तनश्यते धार्यते शरीरम अनेन इति तंत्रम, यानी कि जिससे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं और उसमें अगर कोई व्याधि उत्पन्न होती है उसकी चिकित्सा की जा सकती है, तो उसको तंत्र कहा जाता है। तो तंत्र जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, उसको पढ़ने से ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। लेकिन उससे पहले ये ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन सा जो शास्त्र है या तंत्र है वो पढ़ने योग्य है या फिर नहीं है। तो उसके लिए जो गुण बताए हुए हैं उनका हमें ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। महर्षि चरक ने विमान स्थान के 8वें अध्याय में आरंभ में ही जिस प्रकार का शास्त्र वैद्य होने की इच्छा रखने वाले लोगों को अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जिनको वैद्य होने की इच्छा है किस प्रकार का शास्त्र उनको अध्ययन करना चाहिए, उसके लक्षण बताते हुए उन्होंने लिखा है, तत्र यन्मन्येत सुमहत यशस्वी धीर पुरुष सेवितम अर्थ बहुलम आपचन पूजितम त्रिविध शिष्य बुद्धिहितम अपगत पुंडक दोषम आर्षम सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रह क्रमम सुआधारम अनौपतित शब्दम एकष्ट शब्दम पुष्कलाभिधानम क्रम गतार्थम अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधानम संगतार्थम असंकुल प्रकरणम आशु प्रबोधकम लक्षणवत उदाहरणवत तद विप्रपद्येत शास्त्रम। तो ये सभी आचार्य चरक ने विमान स्थान के 8वें अध्याय में तंत्र के गुण बताए हैं, शास्त्र के लक्षण बताए हैं कि जो शास्त्र है इन गुणों से युक्त होगा वही पढ़ने योग्य है। तो ये क्या है, अभी एक एक करके हम आगे इनको समझेंगे। तो सबसे पहले है सुमहत। महत्व जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बड़ा। सुमहत यानी कि सुविस्तृत जो हो। तो इसका अर्थ हमें ये नहीं लेना चाहिए कि जो अत्यधिक विस्तृत हो। अत्यधिक विस्तृत और सुविस्तृत में डिफरेंस है। अत्यधिक का मतलब है कि वो मात्रा से अधिक, जितना होना चाहिए उससे अत्यधिक मात्रा में विस्तृत हो, तो वो जो है तंत्र का गुण नहीं कहा जाएगा। जो सुविस्तृत हो, जितना उसको विस्तृत होना चाहिए, जिससे कि जो विषय उसमें बताया हुआ है वो अच्छी तरह से सबको समझ में आ जाए, इतना विस्तृत जो शास्त्र या फिर तंत्र होगा तो उसको सुमहत तंत्र गुण कहा जाएगा। उसके बाद है यशस्वी धीर पुरुष सेविका। तो जो यशस्वी धीर धैर्यवान पुरुषों के द्वारा जो सेवित हो, यानी कि जो उनके द्वारा यूज किया जाता हो, जो उस तंत्र या शास्त्र को पढ़ते हो और पढ़ के उसको अप्लाई करते हैं, तो वो जो यशस्वी धीर पुरुष सेवित है जो शास्त्र, तो उसको अच्छा शास्त्र माना जाएगा। उसके बाद है अर्थ बहुलम। अर्थ बहुलम बहुलता होना, अर्थ की बहुलता होना।
अर्थ की बहुलता से युक्त हो, जो अल्प काल में ही विषय का संपूर्ण ज्ञान कराने वाला हो, जो अनेक विषयों से युक्त हो, जिसमें अनेक विषय हो, अनेक अर्थों का वर्णन किया गया हो, जो अल्प ही काल में संपूर्ण विषय का आसानी से ज्ञान कराने वाला हो, ऐसा जो शास्त्र है उसको ग्रहण करने योग्य माना जाता है। उसके बाद है आप्त जन पूजितम, शिष्ट पुरुषों द्वारा पूजित अर्थात अनुमत। तो हमें पता है कि आप्तजन जो होते हैं वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। तो जो सत्य ही बोलते हैं वो सत्य को ही स्वीकार करते हैं। तो आप्तजन जो पूजित शास्त्र होगा, यानी कि जो उनके द्वारा माना जाएगा, तो उस शास्त्र के अच्छा होने में कोई संशय नहीं होगा और उसके ग्रहण करने में भी कोई संशय नहीं होगा। उसके बाद है त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम। तो उत्कृष्ट, मध्य तथा अल्प बुद्धि भेद से उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। तो शिष्यों की 3 कैटेगरी आयुर्वेद में बताई गई है, उत्तम, मध्यम तथा अधम। तो शास्त्र जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो तीनों प्रकार के बुद्धि के जो शिष्य हैं उनको आसानी से बोधगम्य हो, उनको आसानी से समझ में आ जाए। वो तीनों प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति ही उसको पढ़ के ज्ञान का ग्रहण कर सके। उसके बाद है अपगत पुनरक्त दोषम, यानी कि जो पुनरक्त दोष से अपगत यानी कि रहित हो, जिसमें पुनरक्त दोष ना हो। तो पुनरुक्त दोष क्या होता है कि बिना कारण के किसी विषय का बार बार वर्णन, रिपीटेड जो एक्सप्लेनेशन है उस शास्त्र में दिया हो। तो कई बार क्या होता है कि किसी विषय को अत्यधिक और अधिक स्पष्ट करने के लिए किसी विषय का दोबारा से वर्णन करना पड़ जाता है, लेकिन उसको पुनरुक्त दोष की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। बिना कारण से जब विषय का बार बार वर्णन किया जाता है तो उसको पुनरुक्त दोष माना जाता है। तो पुनरुक्त दोष से रहित शास्त्र होना चाहिए, तो ही उसे ग्रहण करने योग्य माना जाएगा। उसके बाद है आर्षम, ऋषि प्रणीत, जो ऋषि के द्वारा प्रणीत हो, बताया गया हो, यानी कि जो खुद व्यक्ति जो है वो ज्ञान में वृद्ध हैं, ज्ञानवान हैं, जिनको संपूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब किसी विषय का प्रतिपादन किया जाएगा तो उसमें उस विषय के वर्णन में, उस शास्त्र के वर्णन में कोई भी चूक नहीं होगी। तो उसको ग्रहण करने से भी ग्रहणकर्ता को ठीक ठीक ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके बाद है सुप्रणीत सूत्र भाष्य संग्रह क्रम। तो जो कि सुप्रणीत हो सूत्र भाष्य के क्रम, जिसमें सम्यक्तया प्रणीत सूत्र एवं भाष्य का संग्रह क्रमानुसार किया गया हो। तो सूत्र किसको कहते हैं कि जिसमें कम शब्दों में गूढ़ अर्थ को संक्षेप में बताया जाता है, जिसमें तो उसको सूत्र कहते हैं। और भाष्य का मतलब होता है कि उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो उन दोनों का जो संग्रह है वो क्रमानुसार होना चाहिए, सीक्वेंस से जो उस शास्त्र में विषय जो सूत्र और भाष्य हैं उनका संग्रह किया जाना चाहिए। तो ऐसा शास्त्र ग्रहण करने योग्य होता है। उसके बाद है सुआधारम, सुदृढ़ आधार युक्त अर्थात सुंदर अर्थ युक्त। तो सुआधार से युक्त वो शास्त्र होना चाहिए। उसके बाद है अनौपतित शब्दम, अनौपतित शब्दम, अशिष्ट, अश्लील, अनर्गल शब्दों से रहित, जिसमें टूटे फूटे, भद्दे एवं निकृष्ट शब्दों का प्रयोग न हुआ हो, यानी कि उस शास्त्र की रचना में उत्तम शब्दों का प्रयोग किया गया हो। अशिष्ट, अश्लील शब्दों का प्रयोग उस शास्त्र में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके मतलब कई तरह से उसको लिखा जा सकता है। तो उस विषय को वर्णन करने के लिए उत्तम शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि किसी अशिष्ट शब्दों का, अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए उस शास्त्र में। उसके बाद है अकष्ट शब्दम। तो अकष्ट शब्दम यानी कि जिनके उच्चारण में कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग होना चाहिए कि जिनको बोलने में, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, तभी उसको अच्छी प्रकार से पढ़ के ग्रहण किया जा सकता है। उसके बाद है पुष्कलाभिधानम, जहाँ पर पुष्कल अर्थात प्रशस्यतर, श्रेष्ठतर अभिधान हो, अर्थात जिसमें विषय का प्रतिपादन विस्तार रूप में किया हो, जिसके नाम से ही संपूर्ण विषय का संज्ञान हो जाए। तो श्रेष्ठ जिसमें अभिधान हो, श्रेष्ठ रूप से जिसमें विषय का जो विस्तार से वर्णन किया गया हो, जिस जो विषय का नाम कहने से ही उसमें कौन सा विषय वर्णित किया गया है, तो इस विषय का हमें संज्ञान हो जाए, उसका बस नाम कहने से ही। तो जो ऐसा शास्त्र होगा तो वही ग्रहण करने योग्य होगा। उसके बाद है क्रम गतार्थम।
तो जहाँ यथाक्रम विषय निर्दिष्ट हो, जहाँ पे सीक्वेंस जो है विषयों की उसमें यथाक्रम निर्दिष्ट होने चाहिए, विषय सीक्वेंस से वर्णित होने चाहिए विषय उसमें। उसके बाद है अर्थ तत्व विनिश्चय प्रधानम, अर्थ तत्व का निश्चय कराने में जो प्रधान हो। जो भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तो उस पर्पस को, उस शास्त्र में क्या विषय वर्णित किया गया है, उसका निश्चयात्मक ज्ञान कराने में जो शास्त्र सक्षम होगा उसी शास्त्र को ग्रहण करने योग्य माना जाएगा। यानी कि हमें उसके अध्ययन से ये पता चलना चाहिए कि इस विषय के बारे में ये बताया गया है, इस विषय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद है संगतार्थम, संगत अर्थ से जो युक्त हो। संगतार्थम, प्रकरण की संकुलता अव्यवस्थितता नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से उसमें वर्णन होना चाहिए और संगत अर्थ से युक्त होना चाहिए। उसके बाद है असंकुल प्रकरणम, जिसमें मिश्रीभूत प्रकरण न हो, अर्थात एक प्रकरण का विषय दूसरे में और दूसरे का अन्य में न कहा गया हो। तो जो भी प्रकरण चल रहा है उससे संबंधित सभी विषयों का जो वर्णन है उसी प्रकरण में होना चाहिए, किसी दूसरे विषय का वर्णन उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि चिकित्सा स्थान अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे चिकित्सा स्थान से रिलेटेड सभी विषयों का वर्णन होना चाहिए। निदान स्थान में निदान से रिलेटेड सभी विषयों का वर्णन होना चाहिए। जो विषय हैं वो मिश्रीभूत नहीं होने चाहिए कि एक प्रकरण का विषय दूसरे में और दूसरे का अन्य में नहीं कहा होना चाहिए। उसके बाद है आशु प्रबोधकम, आशु का अर्थ होता है शीघ्रता पूर्वक। तो शीघ्रता पूर्वक जो ज्ञान कराए, बोध कराए, वो शास्त्र ग्रहण करने योग्य माना जाता है। उसके बाद है लक्षणवत, उदाहरणवत, तो जिसमें लक्षण बताए गए हों और उदाहरण बताए गए हों। तो आयुर्वेद का जो वर्णन है वो हेतुलिंग औषध के रूप में ही किया गया है, जिसको त्रिसूत्र आयुर्वेद कहते हैं। तो लक्षण उसमें शास्त्र में बहुतायत में बताए हुए होने चाहिए। उसके बाद है उदाहरणवत, तो उदाहरण देके जब किसी चीज को समझाया जाता है तो वो आसानी से ज्ञान करने योग्य हो जाती है, आसानी से उसका बोध किया जा सकता है जब उसको कंपेयर करके किसी और चीज से समझाया जाता है। तो जिसमें उदाहरण बताए होंगे वो शास्त्र ग्रहण करने योग्य होगा। लोक में अनेक प्रकार के शास्त्र प्रचलित हैं, किंतु उनमें जो इन गुणों से युक्त हो, जो अभी हमने सारे गुण पढ़े हैं, उन सभी गुणों से जो युक्त शास्त्र होगा उसी का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का निर्मल शास्त्र उसी प्रकार समस्त विषयों का प्रकाशन करता है जिस प्रकार निर्मल सूर्य अंधकार का नाश कर समस्त पदार्थों को प्रकाशमान करता है। तो जिस प्रकार अंधेरे में क्या है, कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वो रात्रि में भी उसी स्थान पर होती हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण उनका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो जिस प्रकार सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो सभी चीजें जो है वो सभी चीजें आराम से दिखाई देने लग जाती हैं। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि जो इन गुणों से युक्त जो शास्त्र होगा वो उसी प्रकार से सभी विषयों को प्रकाशमान कर देगा, जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करके समस्त पदार्थों को प्रकाशमान करता है। तो ये सभी तंत्र के गुण बताए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर